हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एक चीज याद रखो, जो आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी स्टडी ऑफ कैथोड रेज, यानी कि डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट जो था, जो जे थॉमसन ने किया था, उसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की हुई थी वो हुई थी स्टडी ऑफ एनोड रेज की हेल्प से, यानी कि एनोड रेस की हेल्प से किसकी डिस्कवरी हुई थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। और ये जो आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है उसका श्रेय जाता है ई गोल्डस्टीन को। किसको जाता है? ई गोल्डस्टीन को। और गोल्डस्टीन ने क्या किया? जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया था वही एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया। यानी कि जे थॉमसन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और यही एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में गोल्डस्टीन के दिमाग में ये था भाई कि थॉमसन ने तो ये बता दिया एटम में एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनके दिमाग में था कोई ना कोई तो ऐसा कुछ होगा इसमें एटम में जिससे वो न्यूट्रल होता होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे वो क्या होता होगा? न्यूट्रल होता होगा। इसके बेसिस पर इस चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा मैं दोबारा से एक्सपेरिमेंट को देखता हूं और ऐसा कुछ निकालने की कोशिश करता हूं जिससे मुझे ये पता पड़ जाए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो एटम क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो उन्होंने इस वजह से एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करना स्टार्ट किया। और उन्होंने क्या किया? वही डिस्चार्ज ग्लास ट्यूबली, उन्होंने क्या लिया? डिस्चार्ज ग्लास ट्यूबली भी। और उन्होंने इस तरफ क्या ले लिया? कैथोड। और इस तरफ क्या ले लिया उन्होंने? एनोड। उन्होंने ये क्या ले लिया? कैथोड। और जो कैथोड है उसमें क्या है? होल्स हैं। इस होल्स का मतलब होता है परफोरेटेड। उन्होंने क्या ले लिया? परफोरेटेड कैथोड ले लिया। और एक तरफ क्या ले लिया? एनोड ले लिया। और उन्होंने एक चीज का याद रखा, ये जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब होगा उसका यानी कि उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि जो इसका प्रेशर वैक्यूम वाला होना चाहिए, बिल्कुल प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने इसलिए यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया जिसकी हेल्प से वह अगर इसमें कुछ प्रेशर होगा उसको यहाँ से निकाल सके। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज बैटरी यानी कि 10,000 वोल्ट वाली बैटरी से कनेक्ट किया। 10,000 वोल्ट वाली बैटरी से कनेक्ट किया। अब देखो, आपको पता है कैथोड पर एक्चुअल में चार्ज कौन सा होता है? भाई नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड पर चार्ज कौन सा होता है? भाई पॉजिटिव होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। और उन्होंने यहाँ पर कुछ गैसेस फिलअप की। सपोज दैट उन्होंने हाइड्रोजन गैस फिलअप की होगी, तो हाइड्रोजन गैस फिलअप की होगी तो हाइड्रोजन का एक एटम, जो हाइड्रोजन का एक एटम है वो H प्लस इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन रेस को तो जे थॉमसन ने आता हुआ देखा था। इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, उसको तो किसने देखा था? जे थॉमसन ने देखा था। लेकिन जे थॉमसन ने H प्लस जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा उसको नहीं देखा। ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूं। क्योंकि एक चीज याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेट बहुत कह सकते हो 1830 टाइम लेसर देन वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन is lesser than 1837 time of weight of hydrogen atom। बात समझ में आ रही है? और अगर H प्लस इसको क्रॉस करता तो जब तक ये वाला इलेक्ट्रोड परफोरेटेड नहीं होगा तब तक तो क्रॉस करेगा नहीं। तो इसलिए मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो उन्हें यहाँ अपीयर हुए दिखाई दिए या आते हुए दिखाई दिए, लेकिन जे थॉमसन को गैसेस का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो आता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो अब इनके दिमाग में क्या था? उन्होंने क्या किया? परफोरेटेड कैथोड ले लिया और कैथोड के पीछे क्या लगा दिया? फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, यानी कि जिंक सल्फाइड लगा दिया।
फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब क्या है, वो जो मोस्टली लाइटिंग प्रोड्यूस करे। आपने देखा होगा जो आपकी वॉच होती है उसमें कुछ लाइटिंग, यानी कि रात में कुछ लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। जो आपकी दीवारों पर जो तारे फारे लगे हुए होते हैं जिससे लाइटिंग प्रोड्यूस होती है, वो होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल। उन्होंने सपोज जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। उन्होंने आते हुए देखा जो एक्चुअल में आपका हाइड्रोजन एटम था, देखो इलेक्ट्रॉन तो इधर आते हुए दिखाई देंगे, इलेक्ट्रॉन तो उधर जा रहे होंगे, लेकिन उन्हें दिखाई दिया जो आपका ये कुछ रेस परफोरेटेड कैथोड को क्रॉस करके इस वॉल से टकरा रही थी। उन्होंने ये दिखाई दिया परफोरेटेड कैथोड को क्रॉस करके, कुछ रेस परफोरेटेड कैथोड को क्रॉस करके कहा जा रही थी इस वाले फ्लोरोसेंट जो मटेरियल था उस पर आगे पड़ रही थी, जिससे लाइटिंग प्रोड्यूस हो गई और लाइटिंग प्रोड्यूस हो गई और कुछ स्पॉट बन गए। ये चीज कंफर्म हो गई। कुछ रेज एनोड से भी आ रही है भी। इसका मतलब क्या है, अब उन्हें रेज कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, एनोड से आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो एनोड से आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने इन रेज का नाम क्या रख दिया, एनोड रेज रख दिया। इसलिए उन्होंने उन रेज का नाम क्या रख दिया, एनोड रेज। अब एक्चुअल में आप दिमाग लगा के बताओ इन एनोड रेज पर चार्ज क्या होगा। अब देखो ये जो एनोड रेज है किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, कैथोड की तरफ। कैथोड का मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जो पॉजिटिव नेचर का होगा। एक चीज उन्हें कंफर्म हो गई, ये जो एनोड रेज है उनका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर होता है। यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उन्होंने एक चीज 100% कंफर्म हो गई, ये जो एनोड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहां तक ये चीज समझ में आ गई। और उन्होंने यह चीज सब कुछ पता था, जो चीज कैथोड के लिए थी वही चीज उन्होंने इसी के लिए भी होंगी। उन्होंने बताया इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जो किसने बताया, जो आपकी कैथोड की प्रॉपर्टीज है, यही एनोड की प्रॉपर्टीज भी है। इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, हैविंग सम मास। और इसमें क्या होता है, कुछ मास होता है एंड मूव विद हाई स्पीड। और जब ये हाई स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दी और एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दी, और इन दोनों को क्या जोड़ दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बात ज्यादा समझ में आ रही है। तो उन्होंने देखा ये जो रेस थी वो किसकी तरफ आके डाइवर्ट हो गई, नेगेटिव वाले की तरफ आके वो मुड़ना स्टार्ट हो गई। वो जा रही थी नेगेटिव वाले की तरफ, मुड़ गई। बात ज्यादा समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं इट रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स ऑन एक्सर्ट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ऑन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करोगे तो ये जो एनोड रेस थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो गई, जाके रिफ्लेक्ट हो गई। नेगेटिव प्लेट की तरफ जाके क्या हो गई, वो मुड़ गई। तो इसलिए अब 100% कंफर्म हो गया इनका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसलिए इनका नाम भी क्या दे दिया, बाद में सोच के प्रोटॉन इनका नाम दे दिया। ऐसा स्पेसीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका नाम क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, वही काम हुआ। यह भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और इनकी पेनिट्रेशन पावर एज कंपेयर टू कैथोड हल्की सी कम होगी। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। एज कंपेयर टू कैथोड रेस क्या थी, थोड़ी सी कम थी। अब एक्चुअल में उन्होंने ये चीज तो बता दी भाई। अब उनके दिमाग में था जो एटम होता है उस पर होता क्या है भाई, वो न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। ये तो उन्हें कंफर्म थी भाई, उन्होंने ये चीज बता दी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा भाई, यानी कि प्रोटॉन पर भी चार्ज क्या होना चाहिए, वो प्लस का चार्ज होना चाहिए। और चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो जाके एटम न्यूट्रल होगा। तो उन्होंने बता दिया चार्ज ऑन प्रोटॉन
बता दिया, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप ये मत समझना प्रोटॉन का चार्ज क्या है, कम है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, -1.6, प्रोटॉन का चार्ज क्या है 1.6, तो किसका चार्ज ज्यादा होगा भाई, प्रोटॉन का ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बस इनके नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों का चार्ज एक्चुअल में क्या है, इक्वल है। यहां तक ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों का चार्ज क्या है, एक्चुअल में इक्वल है, लेकिन दोनों का बस नेचर डिफरेंट है, एक का पॉजिटिव नेचर है, दूसरे का नेगेटिव वाला नेचर है। यहां तक ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपने देखा था स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज जो था, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब था चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो। अब हम बात करेंगे Q बाई एम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, हमने पहले जो E बाई एम लिखा था, क्या लिखा था, E बाई एम लिखा था। ये जो E होता है वो ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। इसलिए वो हमने क्या लिया है यहाँ पर, Q बाई एम लिया है, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का तो माइनस का चार्ज होता है, लेकिन यहां हम कुछ अलग चार्ज की बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात नहीं करेंगे, हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करेंगे। लेकिन एक चीज बताओ भाई, मास की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, मास की। अब अगर गैस आपकी H+ सुलभ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा भाई। अब एक चीज और समझ लो आप, अब एक चीज बतानी है आपको, एक चीज याद रखो, वेट ऑफ प्रोटॉन is 1837 टाइम ग्रेटर देन वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको याद रखनी है, जो वेट ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1837 टाइम ग्रेटर देन वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इतने टाइम ग्रेटर होता है। तो हम कह सकते हैं जो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, नेग्लेक्ट कर देंगे, उसे क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ज्यादा ही बात समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम, किसकी बात करें हम, हाइड्रोजन एटम की बात करें। हाइड्रोजन एटम क्या होता है आपका, 1, ये तो होता है H11। ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहां पर इसका चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका वेट ऑफ प्रोटॉन। और एक चीज याद रखो, एक्चुअल में प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, H11 इज द सिंबल ऑफ प्रोटॉन। ये क्या होता है, प्रोटॉन का सिंबल होता है। अब आप बात कर रहे हो यही क्यों सिंबल होता है, फिर बाकी का सिंबल क्यों नहीं लिया है, H11 में ही एक प्रोटॉन क्यों होता है। अगर आपका H+ है, H क्या है आपका प्लस, H+ का मतलब क्या है, उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है तो बचेगा क्या, ओनली 1 प्रोटॉन ही बचेगा। तो इसलिए H+ को हम क्या कहते हैं, 1 प्रोटॉन भी कहते हैं, और इसको हम H11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे वाला 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को, ऊपर वाला 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो किसकी इक्वल होना चाहिए, वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम की इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो हो जाएगा, जो वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम होगा, बाय द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से उन्होंने क्या कर लिया, हाइड्रोजन एटम का वेट निकाल लिया, जो आया है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, आपको चार्ज पता पड़ गया है, आपको सिंबल पता पड़ गया है, और इस एक्चुअल में इसका मास क्या होता है ये चीज आपको पता पड़ गई है। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करने वाले हैं।
अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसके ऊपर समझते हैं क्या। ये जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है उसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, चैडविक को। उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 1932 में किया था। किसमें किया था, 1932 में किया था। अब हम देखते हैं एक्चुअल में था क्या। देखो अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में वो कोई नए फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब तक कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी हो चुकी थी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी बैकुरल ने कर दी थी। अब वो क्या कह रहे थे, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनसे रेडिएशन निकलती हैं, और जो ये रेडिएशन होती हैं वो कॉज ऑफ कैंसर होती हैं, वो कैंसर होने का रीजन होती हैं, उनकी से इजीली क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अब वो ऐसा कुछ कर रहे थे, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, अगर हम उन रेडिएशंस के आगे कोई भी हल्की सी थिन पतली सीट, यानी कोई पतली सीट, कोई थिन सीट ऑफ मेटल लगा दें तो हम उनसे किस तरह से क्योर हो सकते हैं। बस वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, वो ये देखना चाह रहे थे किस तरह की, यानी कितनी पतली पॉलीथिन को, कितनी पतली वो मेटल की फॉइल को क्रॉस कर सकते हैं। बस वो यह एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट करने की वजह से एक नए सब फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी होगी, दैट इज न्यूट्रॉन। तो उन्होंने एक्चुअल में किया क्या, उन्होंने ये लिया, उन्होंने एक बेरियम यहां पर एटम ले लिया। क्या ले लिया भाई, बेरिलियम एटम की एक फॉइल ले ली। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम एटम की फॉइल ले ली और उन्होंने कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बम्बार्डमेंट कराई। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या रिमूव करती है बेटा, अल्फा पार्टिकल। क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या निकलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल भी निकलते हैं, बीटा पार्टिकल भी निकलते हैं। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराना स्टार्ट किया। अब हम इसको बाद में पढ़ेंगे एक्चुअल में डीप में अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इन्हें आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। अल्फा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं, सॉरी हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं हम, हीलियम एटम कहते हैं। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया उसमें से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा यहां से कुछ रेज आके यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। उन्होंने देखा कुछ ना कुछ यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट तो यहाँ पर उन्होंने करा दी, लेकिन कुछ ना कुछ निकल रहा है। और वो जो पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ मास है, कोई मास बॉडी है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। उन्होंने देखा जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट बेरिलियम एटम की फॉइल पर कराई, बेरिलियम फॉइल पर कराई, तो उन्होंने देखा यहाँ से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, यहाँ से कुछ ना कुछ रेज निकल रही हैं जिसमें कुछ ना कुछ क्या है, मास है। कोई पार्टिकल्स निकल रहा है जिसमें क्या है, मास है। तो उन्होंने देखा एक्चुअल में ये मास किसका है भाई, उन्होंने देखा ये मास अल्फा पार्टिकल का भी नहीं है। उन्होंने देखा ये पार्टिकल बेरिलियम के भी एटम नहीं है। तो कुछ ना कुछ ये नया एटम है, कोई ना कोई ये नई चीज है। अब इसे देखते हैं एक्चुअल में ये है क्या। एक्चुअल में ये एटम, ये जो आपके पार्टिकल थे, ना ही वो अल्फा एटम थे ना ही बेरिलियम का एटम था, ये तो नई चीज कहां से आ गई, उनके दिमाग में आया। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ना ही वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ। अब उन्होंने समझ में आया भाई एक्चुअल में ये बात तो क्लियर है, इन पार्टिकल पर कोई भी चार्ज नहीं है। इनका मतलब इट इज अ न्यूट्रल चार्ज। इन पर कौन सा चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है। और उन्होंने इसका वेट मेजर किया, तो इसका वेट किसके मेजर आया, प्रोटॉन के वेट के मेजर आया, इक्वल आया। उन्होंने इनका वेट जब मेजर किया तो उनको लगा इसका वेट कितनी इक्वल है, प्रोटॉन के वेट के इक्वल है। तो जिसकी हेल्प से, इस न्यूट्रल नेचर होने की वजह से उन्होंने इस वाले पार्टी यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल का नाम क्या दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। उन्होंने देखा इस पर चार्ज कोई नहीं है जिसका वेट प्रोटॉन के इक्वल है, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया न्यूट्रॉन। और ये एक्सपेरी यानी कि ये जो आप इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो BE पर 49। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट करता है, हीलियम एटम को, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। और एक्चुअली बना क्या, कार्बन 612 प्लस
एक पार्टिकल यहाँ से निकले जैसे न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो चार्ज तो कुछ होता है, नीचे हम चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, वेट को, और जिसका वेट किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के वेट के इक्वल होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा न्यूट्रॉन की हमें जरूरत क्यों पड़ने लगी भाई, अब बाकी सारी न्यूट्रॉन की क्यों जरूरत पड़ी, इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, आराम से वो न्यूट्रल हो रहा था एटम। देखो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, वो आपस में आगे चिपक जाएंगे। तो न्यूट्रॉन का जो काम होता है वो होता है उन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड करके रखना। अगर ये न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को बाइंड करके नहीं रखेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और ये जो एटम का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड करके रखना। यह काम किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। और इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुछ एटॉमिक मॉडल। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो हो चुकी है, अब इनका एक्चुअल में प्लेस कहां है इस एटम में, उसकी बात करेंगे। उस प्लेस की यानी कि कई सारे साइंटिस्टों ने एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के स्पेस की बात की। एक्चुअल में उनका स्पेस कहाँ है, उनका प्लेस कहाँ है, उसकी बात के लिए उन्होंने कुछ एटॉमिक थ्योरी दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वो एटॉमिक थ्योरी है क्या, उनकी बात करेंगे।